हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ चित्रकला विषय यानी आलेखन कला के जो 20 प्रश्न आएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 20 प्रश्न आएंगे आलेखन कला से संबंधित बहुविकल्पी और 20 प्रश्न आएंगे प्रावैधिक कला। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किससे आएंगे? प्रावैधिक प्रावैधिक कला से। आपको क्या करना होगा, या तो आप आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में फिल करें, या आप प्रावैधिक कला वाले 20 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में भरें। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों का ही आंसर फिल करें, और इसका वर्णन यानी इसका उल्लेख भी आपको ओएमआर शीट में करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, आलेखन कला वाले प्रश्न जो आते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी रहेंगे आप सभी के लिए, और इनका आंसर भी आप अच्छे से और इन 20 प्रश्नों का आंसर पूरा पूरा कर भी लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ आलेखन कला से संबंधित प्राकृतिक दृश्य चित्रण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में बन सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं हम सभी लोग। पहला है, जल रंग में चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जल रंग से होगा। जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर व्हाइट मैन कागज का प्रयोग करना चाहिए जल रंग से चित्रण करने के लिए। अगला प्रश्न है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, छोटी, दूसरा है विकल्प धुंधली, तीसरा विकल्प है बड़ी, चौथा विकल्प है अस्पष्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो दूर की वस्तुएं होती हैं वह कैसी दिखाई देती हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह दिखाई देती हैं छोटी और धुंधली। यहाँ पर दोनों विकल्प सही होंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था विकल्प ए और बी दोनों, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। आप लोग ध्यान देंगे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्षय वृद्धि सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं कैसी? छोटी, धुंधली, बड़ी या अस्पष्ट। तो निकट की जो वस्तुएं होती हैं ये बड़ी दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है, आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? रेखीय वृद्धि कहते हैं, रेखीय ह्रास कहते हैं, रेखीय समानता, या इनमें से कोई नहीं। आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना क्या कहलाता है? रेखीय क्षय कहलाता है, या फिर वातावरणीय क्षय कहलाता है? तीसरा है विकल्प कोणीय क्षय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वातावरणीय क्षय। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है, प्रातः काल के समय वातावरण में
किस रंग की अधिकता होती है? प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? पहला है विकल्प सफेद, दूसरा है विकल्प नीला, तीसरा विकल्प है लाल, चौथा विकल्प है पीला। तो प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पीला। किस रंग की अधिकता होती है प्रातः काल वातावरण में? पीले रंग की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? पहला है विकल्प सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा धरती, चौथा आकाश। तो प्रश्न क्या है कि नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर क्या होगा? नेत्र तल से नीचे का स्थान कहलाता है धरती। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, वह क्या कहलाती है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं कहलाती हैं। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है दृष्टि केंद्र, दूसरा विकल्प है नेत्र तल, तीसरा विकल्प है दृष्टि रेखा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दृष्टि केंद्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमटकर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि केंद्र। अगला प्रश्न है, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित, आप लोग ध्यान देंगे, एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। कैसी बनती है? यहाँ पर विकल्प है ऊपर, दूसरा विकल्प है मध्य में, तीसरा विकल्प है नीचे, चौथा है विकल्प कहीं नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं, यानी नीचे की ओर देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा कैसे बनती है? नीचे की ओर बनती है। और यही प्रश्न एक बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, ऊपर, मध्य में, नीचे या कहीं नहीं बनती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऊपर, क्योंकि जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है? ऊपर की ओर बनती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है? ऊपर, मध्य में, नीचे या कहीं नहीं बनती। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य में, क्योंकि जब हम जमीन पर खड़े होकर कोई निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बन जाती है? मध्य में बनती है। अगला प्रश्न है, नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? पहला है विकल्प अग्रभूमि, दूसरा है मध्यभूमि, तीसरा है पृष्ठभूमि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों पृष्ठभूमि। क्या कहलाता है? नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि कहलाता है। और आप लोग सभी मेरे प्यारे बच्चे, जिन बच्चों ने चित्रकला विषय को चुना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लो, रट लो, तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न अगला है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए किससे? पहला है विकल्प सीधे पेंसिल से, दूसरा विकल्प है सीधे स्याही से,
तीसरा विकल्प है सीधे रंग से, चौथा है सीधे स्केच से। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय हमको छाया एवं प्रकाश का चित्रण किससे करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सीधे रंग से। यहाँ पर जो विकल्प है तीसरा सी वाला, ये वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? विकल्प पहला है पीला, दूसरा विकल्प है लाल, तीसरा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों नीला, चौथा विकल्प है सफेद। सायंकाल के समय यानी सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लाल रंग। और प्रातः काल के समय किस रंग की अधिकता वातावरण में देखी जाती है? इस प्रश्न को मैंने बताया है, उत्तर क्या है? पीला रंग। प्रातः काल पीले रंग की अधिकता वातावरण में होती है और सायंकाल यानी शाम के समय वातावरण में लाल रंग की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? पहला है विकल्प चटकीले, दूसरा विकल्प है धुंधले, तीसरा विकल्प है भड़कीले, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर रहे हैं और हमें प्रातः काल को दर्शाना है, इसके लिए हमें कैसे रंगों का प्रयोग करना होगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चटकीले रंगों का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ धुंधले रंगों का। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प मैंने नहीं लिखे हैं लेकिन मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए, कब? सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा धुंधले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला है विकल्प क्षितिज, दूसरा विकल्प है नेत्रज, तीसरा विकल्प है द्वितीज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्षितिज इज द राइट आंसर। पहला ही विकल्प सही है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर नेत्र तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? सूर्य, चंद्रमा, धरती या आकाश? तो नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश कहलाता है। अगला प्रश्न है आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं अग्रभूमि में, मध्य भूमि में, पृष्ठभूमि में या इनमें से कोई नहीं? तो आकाश, बादल, पक्षी आदि कहाँ बनाए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठभूमि में। अगला प्रश्न है नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नेत्र तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों अग्रभूमि कहलाता है। और नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि कहलाता है। आप लोग ये दोनों प्रश्न जरूर तैयार कर लो क्योंकि महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है जल रंग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। जल रंग होते हैं, कैसे होते हैं जल रंग? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प पारदर्शी, दूसरा विकल्प है अपारदर्शी, तीसरा है आभासी, चौथा विकल्प है पारभासी। तो जल रंग होते हैं, कैसे होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों जल रंग पारदर्शी होते हैं। प्रश्न अगला है पोस्टर कलर होते हैं, पोस्टर कलर कैसे होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी या पारभासी? तो पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य स्थिति में
आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, गहरा नीला, हल्का नीला, सफेद या बैंगनी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर कैसा रहता है? गहरा नीला रहता है। प्रश्न अगला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? आलेखन बनाते समय, प्राकृतिक दृश्य बनाते समय हमें निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुख रूप से भरना चाहिए? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। विकल्प इस प्रकार से हैं: क्रिम्सन, प्रीसियन ब्लू, तीसरा है विकल्प सैप ग्रीन, चौथा है कोबाल्ट ब्लू। तो निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है? सैप ग्रीन। आप लोग ध्यान देंगे, सैप ग्रीन। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले क्या भरते हैं? पहला है विकल्प यहाँ पर गहरे रंग, दूसरा विकल्प है हल्के रंग, तीसरा विकल्प है कोई भी रंग भर सकते हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले क्या भरेंगे? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हल्के रंग। पेस्टल रंगों का यदि हमें प्रयोग करना है, इसके पहले हमें हल्के रंगों को भरना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। 6 मार्च को आपका चित्रकला का पेपर है, वहाँ आप देखोगे इसी तरह के प्रश्न आएंगे और इससे भी संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी मैं सीरीज चला रहा हूँ इसी चैनल पर। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने सभी मित्रों में, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहो। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, हमेशा स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।